जय श्री राम दोस्तों, मैं यश शर्मा हमारे YouTube चैनल CMI में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हम बात कर चुके थे राज्य सरकार के राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली बात कि अगर आपने ये चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो पुराने वीडियोज अभी तक हमारे चैनल पे आ चुके हैं और अगर वो नहीं दिख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं और भारतीय राजव्यवस्था, विज्ञान और भूगोल, इन तीन विषयों की जानकारी आप ले सकते हैं। और आप लोगों को मैं एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि सोमवार से हम भारतीय इतिहास की क्लासेज भी शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे राज्य की विधानसभा की। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि राज्य विधानसभा जो होती है तो प्रत्येक राज्य में मिलेगी आपको, लेकिन कुछ राज्यों में, कुछ क्या अगर हम कहना चाहें तो गिनती के सिर्फ 6 ही राज्य हैं जिनके अंदर क्या है, इस समय वर्तमान में राज्यों की विधान परिषदें भी हैं। देखिए, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर क्या बनाती है, राज्य का विधान मंडल। जैसे हमने देखा था केंद्र सरकार के लिए संसद थी और संसद के 2 सदन थे। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के क्या बना रहे थे, संसद बना रहे थे। इसी तरह राज्य विधानमंडल जो होता है उसके भी 2 ही सदन हुए, लेकिन दूसरा सदन क्या है, इसमें आवश्यक सदन नहीं है। जो आपका राज्य विधान परिषद होता है वो एक आवश्यक सदन नहीं होता है, इसलिए विधानसभा जो है वो तो हर राज्य में मिलेगी आपको। 28 के 28 राज्यों में राज्य विधानसभा है और बाकी यूटीज में भी राज्य विधानसभा है, लेकिन जो विधान परिषद है वो सिर्फ 6 राज्यों में ही अभी तक बनाई गई है। और विधान परिषद विधायी प्रक्रिया का एकमात्र ऐसा सदन होता है जिसे समाप्त किया जा सकता है। देखिए, आप विधानसभा और लोकसभा को विघटित जरूर कर सकते हैं, लेकिन उस सदन को समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि विधायी प्रक्रिया में लोकसभा और विधानसभा का होना आवश्यक है। और राज्यसभा को तो आप विघटित भी नहीं कर सकते, वो तो कैसा एक स्थायी सदन है। लेकिन विधान परिषद जो है ना, उसको आप सिर्फ विघटित ही नहीं कर सकते, विघटन नहीं होगा, विधान परिषद का विघटन नहीं होगा, बल्कि उसका क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा। और विधान परिषद जो है उसकी स्थापना भी कौन करेगा, स्थापना और समापन दोनों कार्य भारतीय संसद करती है। लेकिन भारतीय संसद जब विधान परिषद का गठन करती है या स्थापना करती है तो उससे पहले विधान परिषद के गठन या स्थापना के लिए जो प्रस्ताव है वो कहां आएगा, वो आएगा विधानसभा में आएगा। तो दोस्तों, अभी हम पहले बात कर लेते हैं एक बार राज्य विधान मंडल की। राज्य विधान मंडल, ठीक है दोस्तों। अब राज्य विधान मंडल के मैंने आपको 3 अंग बता दिए। क्या बता दिया आपको, विधानसभा, विधानसभा, देखिए विधानसभा हुई आपकी, एक हुए आपके राज्यपाल साहब, ठीक है दोस्तों, और एक हो गई आपकी विधान परिषद। विधान परिषद, अब ये जो 2 अंग हैं ये अनिवार्य अंग हैं, एक राज्य की विधायिका के अनिवार्य अंग हैं। और ये जो है, ये दूसरा जो सदन है ये सिर्फ एक वैकल्पिक व्यवस्था है। वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, अगर राज्य की विधानसभा एक ऐसा प्रस्ताव लाए कि हमें विधान परिषद के गठन की आवश्यकता है, तो उस प्रस्ताव पर विचार करके जो हमारी संसद है, कौन है, संसद जो है भारत की, जिसके वही 3 अंग हो गए आपके, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद जो है वो विचार करेगी और अगर उसने विचार करके विधान परिषद की स्थापना उचित समझी, आवश्यक समझी, तो वो संबंधित राज्य में क्या कर देगी, विधान परिषद की स्थापना कर देगी। और संसद ही अगर विधानसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करती है कि ये विधान परिषद समाप्त हो जानी चाहिए, तो संसद उस पर विचार करके विधान परिषद को क्या करती है, समाप्त कर देती है।
ये तो बात हो गई हमारे राज्य के विधानमंडल की कि विधानसभा है, राज्यपाल है और विधान परिषद है। ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है और ये दोनों क्या है, अनिवार्य अंग है राज्य विधायिका के। तो ये तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम कि जो विधानमंडल है ना, जिसमें तीनों अंग हैं, इनका उल्लेख कहाँ है, तो ये है 168 से 212 तक। आपके आर्टिकल 168 से लेके 212 तक राज्य विधानसभा, विधान परिषद और आपके जो राज्यपाल साहब हैं उन सबकी क्या है, उल्लेख है। उन सबका क्या है, उल्लेख है। अब जो हमारे राज्यपाल साहब हैं वो अध्यादेश जारी करने की भी एक शक्ति रखते हैं, लेकिन वो विधायी प्रक्रिया नहीं है, वो विधायी प्रक्रिया के इतर उनकी स्वयं की क्या है, एक विधायी शक्ति है। देखिए, विधानसभा और विधान परिषद से जब कोई विधेयक पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल उस पर अपना वर्डिक्ट देता है, वर्डिक्ट से मीन्स उस पर या तो सहमति देगा या अपनी सहमति को रोक लेगा या विधानमंडल के पास उसे पुनर्विचार के लिए भेज देगा और या फिर उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित कर लेगा। आर्टिकल 200 कल ही आपको बताया था कि अगर उसके तहत 200 के तहत राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए संबंधित विधेयक को सुरक्षित कर लेता है, सुरक्षित रख लेता है, तब क्या होता है, तब तो क्या होता है, ये कंप्लीट क्या एक विधायी प्रक्रिया हो जाती है। और आर्टिकल 213 जो 213 है वो क्या कहता है कि गवर्नर की अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और ये जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ना आपके गवर्नर साहब की, आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 में जो मंत्री परिषद क्या कर रही है, गवर्नर को आर्टिकल 163 में जो मंत्री परिषद है वो क्या कर रही है, गवर्नर को सलाह देती है और सलाह देके गवर्नर क्या करेगा, अध्यादेश जारी करेगा। देखिए दोस्तों, अब से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि मंत्री परिषद की जो सलाह है ना वो न्यायिक समीक्षा या न्यायिक जांच से परे होती है। ये बात एग्जैक्ट है, बिल्कुल संविधान में लिखी हुई बात है। लेकिन अब आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि राज्यपाल का जो अध्यादेश होता है उसको भी न्यायालय खारिज कर देता है। तो ये तो था तो किसकी सलाह पे, मंत्री परिषद की सलाह पे था। तो दोस्तों बात क्या है कि जब अध्यादेश आप जारी कर रहे हैं ना तो आप एक विधायी प्रक्रिया के तहत जारी कर रहे हैं, कानून बना करके उसको जारी कर रहे हैं। तो आपके उस अध्यादेश की न्यायालय क्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। लेकिन जो मंत्री परिषद ने आपको सलाह दी है उस सलाह की कोई समीक्षा नहीं हो सकती। मतलब आप मेरे पास आए, आपने कोई बात मुझसे पूछी, मैंने उस पर आपको कोई सलाह दी, तो उस सलाह की कोई समीक्षा नहीं है। आपने जो उस सलाह के बाद जो कार्य किया है उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कर सकते हैं। तो ये हाई कोर्ट की मैंने आपको बताई थी 226 के तहत क्या है, न्यायिक समीक्षा या मूल अधिकारों से संबंधित उपचार देने की शक्ति है। तो ये बात हो गई हमारे छोटी छोटी किसकी, विधानमंडल, विधान परिषद की। अब मैंने आपको बताया था कि विधान परिषद सिर्फ कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में। विधान परिषद 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है दोस्तों, 6 राज्यों में। अब इन 6 राज्यों को हम देखते हैं, तो अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये है आपका एक तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। एक आपका तेलंगाना, ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी, कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र। देखिए ये सिर्फ 6 राज्य हैं जिनमें क्या है, विधान परिषद है। तो आप इसको आराम से एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ज़्यादा खास बड़ी बातें नहीं है। सिर्फ ये वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें ये मैंने पहले भी बता दिया है, ये भी एक क्वेश्चन है। और बाकी बस सिर्फ ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और नहीं ले रहे हैं तो भी आप ये वाला जरूर लिख लेना दोस्तों, बस इंपॉर्टेंट है ये। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि हमारी विधानसभा का गठन कैसे होता है, क्योंकि हम इंपॉर्टेंटली किसको पढ़ेंगे, राज्य की विधानसभा को। क्योंकि विधान परिषद जो है ना, इसके लिए तो भीमराव अंबेडकर साहब ने भी एक कोट किया था, एक कथन दिया था
और उन्होंने कहा था कि ये केवल राज्य की विधायी प्रक्रिया में अड़ंगे लगाने का साधन है, यानी विधान परिषद की राज्य की विधायी प्रक्रिया में कोई आवश्यकता नहीं है, ये केवल राजनीतिक संतुष्टि और क्या नाम है आपके विधायी प्रक्रिया में अड़ंगे लगाने जैसे कार्य करने का काम करती है। क्योंकि जो विधान परिषद में सदस्य होंगे वो सब बैकडोर एंट्री से आएंगे, पीछे के दरवाजे से आएंगे, और विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका भी प्रत्यक्ष चुनाव होगा वही राज्यसभा की तरह। तो क्या होगा, ये केवल राजनीतिक संतुष्टिकरण के लिए जो व्यक्ति प्रत्यक्ष चुनाव विधानसभा का नहीं जीत पा रहा है और उसे भी क्या है एमएलए की तरह ही व्यवहार करना है, तो वो एमएलसी बनकर के विधान परिषद में उसको अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से पहुंचाया जाता है, चाहे वो व्यक्ति योग्य हो या अयोग्य हो। उन योग्य मतलब संवैधानिक योग्यता नहीं, वो चुनाव जीतने के योग्य है या नहीं है, लेकिन क्या है कि राजनीतिक पार्टियों का वर्चस्व ऐसा हो जाता है और उनकी तुष्टीकरण की नीति ऐसी हो जाती है कि वो राज्य विधान परिषद में अपने संबंधित नेता को अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भेज देते हैं। तो ये तो बात हो गई आपके सामने सारी राज्य विधान परिषद की। अब हम राज्य विधानसभा की बात करेंगे और बात करेंगे हमारे आर्टिकल 170 की। आर्टिकल 170 कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगी, एक राज्य की विधानसभा होगी। अब बात करते हैं हम राज्य विधानसभा का गठन कैसे होगा, तो ये होगा दोस्तों आपके प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। और इसका जो निर्वाचक मंडल होगा, इसके सदस्यों का जो निर्वाचक मंडल होगा वो कौन होगा, 18 वर्ष से अधिक की 18 वर्ष से अधिक की आयु वाले नागरिक, अधिक की आयु वाले नागरिक, मतलब भारत के जो नागरिक हैं और कितनी उम्र है उनकी, 18 वर्ष से अधिक की आयु वाले भारत के नागरिक। अब दोस्तों आपको एक बात याद आ रही होगी कि 18 वर्ष से अधिक की उम्र जो मतदान करने के लिए उम्र निर्धारित की गई है, इसकी मैंने पहले भी कहीं चर्चा की थी, ना, तो वो कहां पे की थी, तो आप आई बटन दबा करके क्या देखेंगे, लोकसभा वाला वीडियो। पहले आप इस वीडियो को आराम से समझिए, देखिए और फिर आई बटन पे देखिए ना, और आपको लोकसभा का वीडियो दिखेगा। लोकसभा के वीडियो से आपको पता चलेगा कब की, कैसे की, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत की। बात मैं आपको यहां भी बता रहा हूं, उसमें क्या है थोड़ी अधिक विस्तार से बताया हुआ है और यहां पे भी मैं आपको वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, हमारे संविधान में, देखिए हमारे संविधान में एक प्रक्रिया है, उसे बोलते हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां लिखी हुई है, आपके अनुच्छेद 368 में। तो हमने संविधान का क्या किया, एक संशोधन किया। कौन सा संशोधन था, 61वें नंबर का था। कब किया, 1988 में किया। कब किया दोस्तों, 1988 में। और क्या कर दी हमने इसमें, मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष की। ये कब किया हमने, ये हमने किया 1988 में। और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। अब देखिए जो आपके राज्य विधानसभा है ना, इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तय कर रखी है हमने, तो अधिकतम संख्या हमने तय कर रखी है 500। मतलब किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 500। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 500। और न्यूनतम सदस्य संख्या हमने कितनी तय कर रखी है, न्यूनतम सदस्य संख्या वो हमने तय कर रखी है दोस्तों 60। कितनी तय कर रखी है हमने, 60। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी, 500। न्यूनतम सदस्य संख्या हमने 60 तय कर रखी है। देखिए कुछ राज्य ऐसे भी है जहां पे 60 व्यक्ति भी विधानसभा में नहीं है, लेकिन वो राज्य भी हैं और उनमें विधानसभा भी है। जैसे अपने गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया और एक मेघालय है।
इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेट में 60 से भी कम है। लेकिन अब मैं उनका यहां उल्लेख नहीं कर सकता क्योंकि उनके लिए प्रत्येक राज्य की विधानसभा के हिसाब से क्या है, एक अधिनियम बनाया हुआ है, एक एक्ट बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अधिकतम संख्या तो कितनी हो सकती है किसी भी राज्य विधानसभा की, 500, और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 60। ये बात आपके सामने मैंने राज्य विधानसभा के बारे में कुछ बताई है, आप एक बार इनको देख लो। एक और चीज इसमें आप देख लीजिए, वो क्या है कि राज्य विधानसभा में भी एक सदस्य क्या होगा, नामित होगा। क्या होगा, नामित सदस्य कितने होंगे, एक, और किस कम्युनिटी से, वही आपके एंग्लो इंडियन समुदाय से। आपका एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से कितने लोग नामित होंगे, एक व्यक्ति नामित होगा। स्क्रीनशॉट लें तो लें, वरना आपने ये सब चीज पहले से पढ़ रखी है। ये हमें सिर्फ देखना है कि अधिकतम कितनी हो सकती है, ये सभी क्वेश्चन है दोस्तों। अधिकतम क्या है और ये कौन करेगा इसको नॉमिनेट, ये करेगा राज्यपाल या गवर्नर। गवर्नर मैं लिख देता, पर मैं यहां राज्यपाल ही लिख देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब बात करते हैं हम, देखिए विधानसभा से ही संबंधित कुछ टर्म्स चल रही हैं अभी, और एक टर्म आएगी इसमें कि आपका क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र। देखिए क्षेत्रीय जो निर्वाचन क्षेत्र है ना आपका, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र। अब देखिए आप ये देखेंगे दोस्तों कि हमने क्या बना दिया, एक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र बना दिया, और क्षेत्र भी कैसा बनाया है, जनसंख्या के आधार पर। कैसे बनाया हमने, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर क्या बनाया हमने, एक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र। मतलब एक मान लीजिए पर्टिकुलर राज्य है, ये क्या है, एक राज्य है, और ये हमने उसमें कुछ क्या बना दिए, निर्वाचन क्षेत्र बना दिए। तो हमने अब ये मान लीजिए एक राज्य में ये निर्वाचन क्षेत्र बना दिए, 7-8 निर्वाचन क्षेत्र है, ये हमारा राज्य है। हमने क्या किया, 8 निर्वाचन क्षेत्र बना दिए, और राज्य की जनसंख्या कितनी है, मान लीजिए आपने 1000 है राज्य की जनसंख्या, कितनी है दोस्तों, 1000। अब 1000 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 125। या तो हमने क्या किया, 125 लोगों के हिसाब से 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी, या फिर हम कैसे करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर जनसंख्या ही प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पाई जाए, औसत के आसपास जनसंख्या रखी जाती है। तो अब 125 है, मान लीजिए इसमें तो 110 ही हुए, ठीक है, इसमें 130 भी हो गए, इसमें 122 हो गए, इसमें 118 हो गए। तो अब ये चीजें क्या है, ये चीजें हैं इस औसत के आसपास की जनसंख्या है। कितनी है, इस औसत के आसपास की जनसंख्या है। तो उसी जनसंख्या के आधार पर क्या है, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। अब क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र जो है ना, ये भी ऐसे नहीं है कि आप मनमर्जी से बना दें, आपको इसमें भी एक बैलेंस रखना पड़ता है। और बैलेंस भी किस हिसाब से रखना पड़ता है कि प्रत्येक राज्य में देखा जाता है, एक बड़े स्टेट में भी देखा जाता है, आपके यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल जैसे बड़े जो स्टेट है जहां पे अधिक जनसंख्या है, तो उन स्टेट्स के हिसाब से देखा जाता है कि वहां एक एमएलए कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। और फिर हम हमारे स्टेट में देखते हैं कि यहां पे एक एमएलए को कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व मिल रहा है, उसी हिसाब से विधानसभा की सदस्य संख्या तय की जाती है। अब यहां पे जो निर्वाचन क्षेत्र है, तो हमारे राजस्थान में, छोटी सी बात, बस केवल एक उदाहरण दूंगा राजस्थान का, बाकी सारी बात राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में किसी अलग ही वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ हम राज्यों की विधानसभा की बात करेंगे, हम किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं करेंगे। तो जो राजस्थान की विधानसभा है, यहाँ पे कितनी है जनसंख्या, 200। तो उस जो राजस्थान की जनसंख्या है वो लगभग 6.5 करोड़ है। तो 6.5 करोड़ के हिसाब से ही हमने क्या बना रखी है, 200 कॉन्स्टिट्यूएंसी, और ये कब तक रहेगी, 2026 तक, 2026 तक रहेगी 200 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये बात हो गई आपकी क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र। अब क्या है कि ये जो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र है, इनका प्रत्येक जनगणना
के बाद पुनर्निर्धारण होता है। पुनर्निर्धारण, देखिए परिसीमन होता है, इसको आप क्या बोलते हैं? परिसीमन। परिसीमन का अर्थ है दोस्तों कि मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोटा किया जाएगा, बड़ा किया, सिर्फ क्षेत्र को बड़ा छोटा करने का काम करेगा ये परिसीमन आयोग। ये नहीं है कि आपके क्षेत्र बढ़ा देगा, 200 से 201 सदस्य संख्या नहीं कर सकता, लेकिन ये क्या करता है, ये अन्य क्षेत्रों किसी में जोड़ देगा, किसी में घटा देगा जनसंख्या को, एरिया को, तो उससे क्या है, सबकी समान जनसंख्या होती जाएगी। उसके लिए क्या है, हम परिसीमन आयोग बनाते हैं। अब परिसीमन आयोग जो हम बनाते हैं ना, तो वो परिसीमन आयोग कब कब बने थे, क्या देखेंगे हम कि परिसीमन आयोग कब कब बने थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिसीमन आयोग की। परिसीमन जो आयोग है ना, वो क्या करता है, जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को, जनसंख्या के आधार पर जो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनको क्या करेगा परिसीमन आयोग, जनसंख्या के आधार पर उनका क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा या छोटा कर देगा। अब परिसीमन आयोग आपके कब कब बने, तो ये बने 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में। ये 4 परिसीमन आयोग अभी तक बने हैं, जिनके आधार पे क्या होता है, जनसंख्या का पुनर्निर्धारण होता है। और जनसंख्या का पुनर्निर्धारण भी क्या, निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण होगा, वो भी किसके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। ये एक क्वेश्चन है कि परिसीमन आयोगों का गठन अब तक कितनी बार किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, अब बात है आपके क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र हो गया। अब बात करेंगे हम इसमें रिजर्वेशन की। आपका SC ST का जो रिजर्वेशन है राज्य विधानसभाओं में, तो राज्य विधानसभाओं में जो SC ST का रिजर्वेशन होता है ना, ये उस राज्य की, किस राज्य की, जिस राज्य में क्या हो रहा है, निर्वाचन हो रहा है, उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर, और उस जनसंख्या में भी किसका अनुपात, आपके SC ST का अनुपात, उसके आधार पर इनका क्या होता है, आरक्षण होता है। और ये सबसे पहले कब दिया गया था, 1950 में। क्या कहा कि 10 वर्ष के लिए है। कब तक के लिए था ये, 1960 तक के लिए। लेकिन 1960 तक के लिए जो था उसको अभी 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये बात भी मैंने आपको लोकसभा के वीडियो में बताई थी। देखिए राज्य विधानसभा पढ़ रहे हैं तो जो हमारी लोकसभा है, संसद का अंग है, उसे अवश्य पढ़ें, क्योंकि दोनों की कार्यवाही क्या होती है, समान होती है। और लोकसभा की कार्यवाही थोड़ी ब्रॉड होती है, उसमें ज्यादा चीजें समझने की होती हैं, और लोकसभा का वीडियो भी बड़ा बना है और उसमें चीजें भी ज्यादा समझने की हैं। तो वो आप आराम से उसको देखना, उसी के आधार पर आप विधानसभा को देखेंगे तो लगेगा कि दोनों माँ और मौसी जैसे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल आसपास दिखने में, लेकिन दोनों का कार्य क्षेत्र अलग है। एक का सिर्फ राज्य तक सीमित है और एक संपूर्ण संघ का प्रतिनिधित्व करती है। तो 95th CAA 2009 के तहत क्या कर दिया, इसको 2020 तक के लिए बढ़ा दिया, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया। और अब आगे संविधान में कोई ना कोई संशोधन होगा और उम्मीद करते हैं कि उससे भी ये बढ़ जाएगा। अब ये दोस्तों आपके निर्वाचन क्षेत्रों की बात हो गई और SC ST के रिजर्वेशन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं विधानसभा के कार्यकाल की। तो अब कार्यकाल की हम बात करें उससे पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों राज्य विधानसभा के कार्यकाल की। किसकी बात करेंगे, राज्य विधानसभा के कार्यकाल की। अब जो राज्य विधानसभा होती है ना दोस्तों, उसका जो कार्यकाल है, उसका कार्यकाल कितना होता है, सामान्यतः 5 वर्ष होता है। कितना होता है, सामान्यतः 5 वर्ष। राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, सामान्यतः 5 वर्ष, 5 वर्ष। लेकिन अब इसमें भी वही बात है जो मैंने लोकसभा में बताई थी, CM की सिफारिश पर
ये मैंने आपको सीएम वाले चैप्टर में भी बताया, यहां भी बता रहा हूं, गवर्नर वाले चैप्टर में बताया था। सीएम की सिफारिश पर राज्यपाल कभी भी विघटित कर सकता है, कभी भी विघटित कर सकता है, विघटित कर सकता है, कभी भी क्या कर सकता है, विघटित कर सकता है। अब इसके जो सदस्य हैं उनके लिए आयु सीमा कितनी है, उनकी जो योग्यता है, योग्यता में देखिए वही सारी योग्यताएं, भारत के नागरिक होंगे, आप पागल दिवालिया नहीं होंगे, और क्या नाम, आपके ऊपर कोई भी केस ऐसा नहीं होगा जिसमें आप दंडित हो या दोषी पाए गए हो। ये आपकी कुछ क्या हुई, अर्हताएं हो गई। लेकिन एक इंपॉर्टेंट अर्हता इसमें कितनी है कि 25 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। 25 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। कहां लिखा हुआ है, आपके आर्टिकल 173 में। देखिए जो विधानसभा होती है उसके लिए 25 वर्ष का व्यक्ति और लोकसभा के लिए 25 वर्ष का व्यक्ति, राज्यसभा और विधान परिषद दोनों के लिए 30 वर्ष की उम्र का व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा। दोस्तों ये तो किसकी बात हो गई, ये हो गई हमारे संविधान में लिखी हुई बातें। अब देखिए इनकी योग्यता में कुछ बातें जो हैं वो यहां से ली गई हैं। पहले आप एक बार इसको देखिए, फिर मैं एक बार दोबारा मिटा के इसको पूरा बनाऊंगा। अब इनकी योग्यता है ना, एक तो आपने आयु देख ही ली है। अब आयु देखने के बाद बाकी जो योग्यताएं हैं विधानसभा सदस्यों के लिए वो कहां निर्धारित की गई हैं, वो निर्धारित की गई हैं आपकी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से। अब एक तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो व्यक्ति क्या करना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव, ये विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति को, के इच्छुक व्यक्ति का नाम, चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति का नाम कहां होना चाहिए, राज्य निर्वाचक नामावली में, निर्वाचक नामावली जो आपकी क्या होती है, निर्वाचक लिस्ट होती है, में अवश्य होना चाहिए। यानी अगर आपका उस राज्य की वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते। और SC ST के लिए चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ने हेतु आपका, चुनाव लड़ने हेतु किसका चुनाव लड़ेंगे आप, SC ST, जो पर्टिकुलर केवल SC ST के लिए अगर कोई सीट रिजर्व है उस पर आप चुनाव लड़ते हैं ना, का चुनाव लड़ने हेतु आपका मतलब उम्मीदवार का, मतलब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो अगर आप उम्मीदवार हैं तो उम्मीदवार का SC ST होना क्या है, आवश्यक है। क्या है, आवश्यक है। SC ST होना क्या है, उसका आवश्यक है। ये तो क्या हो गया आपके जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार ये दो योग्यताएं आवश्यक हैं इनका चुनाव लड़ने के लिए। ये सिर्फ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ये एक्ट है, उसी में लिखी हुई बातें हैं। स्क्रीनशॉट देख लीजिए आप ले रहे हैं तो, बाकी इजीली समझा रहा हूं आपको, एक एक बात आप समझते हुए भी इसे लिख सकते हैं, और अच्छे से समझने के लिए अगर चाहें तो कोई भी स्क्रीनशॉट आप लेके अपने पास रख सकते हैं। अब देखिए जो निर्हरता होती है ना, यानी अयोग्य, आपको आप चुनाव जीत के आ गए, चुनाव जीतने के बाद भी आपको अयोग्य ठहराया जाता है ना, उसको क्या कहते हैं, निर्हरता। निर्हरता। अब जो निर्हरता है ना आपकी, वो किस आधार पे होती है, वो होती है दल बदल के आधार पे, दल बदल के आधार पे। और दल बदल के आधार पर जो निर्योग्यता है उसका निर्धारण कहां है, वो है 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में कहा है कि आप दल बदल के आधार पर आपको
विधानसभा के सदस्य की योग्यता से वंचित किया जा सकता है या विधानसभा से आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अब दल बदल के आधार पे है तो आपको कौन करेगा अयोग्य घोषित, तो इसका फैसला जो है वो कौन करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। देखिए इस पर आपकी जो दल बदल की नीति है, आप किसी विशेष दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत करके आए हैं और चुनाव जीत करके आने के बाद आपने किसी अन्य पार्टी का दामन थाम लिया, अन्य पार्टी के आप सदस्य बन गए, तो वो पार्टी अगर आपको दल बदल के आधार पर आपकी सदस्यता को भंग करवाना चाहती है तो उसका फैसला कौन करेगा, आपका विधानसभा अध्यक्ष करेगा। अब देखिए पहले तो क्या था कि ये जो फैसला था ये कैसा था, ये संवैधानिक जांच से परे था, लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में कहा कि ये जो फैसला है ना दल बदल का, इसकी भी जांच हो सकती है। इस दल बदल का जो ये फैसला दिया है इसकी जांच, मतलब ये जो फैसला है इसकी जांच हो सकती है, या ये कैसा फैसला है, न्यायिक समीक्षा के योग्य, या ये क्या है, न्यायिक समीक्षा के योग्य। ये जो फैसला है आपका कैसा है, न्यायिक समीक्षा के योग्य है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हो गई आपकी किसकी, राज्य विधानसभा के सदस्यों की। अब इनको जो शपथ है ना, देखिए इनको जो शपथ है वो कौन दिलवाता है राज्य विधानसभा के सदस्यों को, तो सदस्यों को शपथ प्रोटेम स्पीकर। कौन दिलवाता है दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। देखिए जो प्रोटेम स्पीकर है ना, ये क्या होता है, लगभग हमेशा यही होता है कि नई विधानसभा का वरिष्ठतम सदस्य, नई विधानसभा का वरिष्ठतम सदस्य। देखिए जब भी कोई नई विधानसभा चुनकर आती है, मान लीजिए राजस्थान में जैसे 200 लोगों की विधानसभा चुन के आई, तो अब उस 200 लोगों में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा ना, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य चुन के आया है, उसको राज्यपाल क्या बनाता है, प्रोटेम स्पीकर बनाता है। और प्रोटेम स्पीकर का कार्य सिर्फ कितना होता है कि वो विधानसभा की अध्यक्षता करता है एक दिन के लिए, जिस दिन सभी सदस्यों को क्या है, शपथ दिलवाई जाती है। तो ये काम कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर, और इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्यपाल करता है प्रोटेम स्पीकर की। अब इस प्रोटेम स्पीकर ने इनको शपथ दिलवा दी और उसके बाद राज्यपाल क्या करेगा, विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख दे देगा, और जिस दिन विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा उस दिन इसका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और विधानसभा का जो नया अध्यक्ष बनेगा, नया स्पीकर बनेगा, वही विधानसभा की कार्यवाहियों का संचालन करेगा। अब बात हो गई इसकी शपथ की। अब ये त्याग पत्र किसको देंगे, ये त्याग पत्र किसको देते हैं, तो ये देते हैं विधानसभा के अध्यक्ष को, विधानसभा के अध्यक्ष को। तो ये तो दोस्तों हो गई आपकी विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके बारे में बात। अब हम बात करेंगे विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों की। आप इसको स्क्रीनशॉट लें, लिखें, जो करें वो करें। अब हम बात करेंगे दोस्तों विधानसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, यानी जो विधानसभा में अध्यक्ष की सीट पर बैठेगा वो अधिकारी कौन होगा, जो उपाध्यक्ष होगा, जो पीठ पर बैठेंगे ना, जो मतलब आसन पे विराजमान होंगे, वो अधिकारी कौन कौन से होंगे, तो पीठासीन अधिकारी। कैसे अधिकारी, पीठासीन अधिकारी। और पीठासीन अधिकारी में भी हम किसकी बात करेंगे, आपके विधानसभा अध्यक्ष की, विधानसभा अध्यक्ष की। देखिए जो विधानसभा का अध्यक्ष है वो शपथ ग्रहण की तारीख के 2-3 दिन बाद जब भी राज्यपाल उसके चुनाव की तारीख तय करता है तब विधानसभा अध्यक्ष क्या है, चुना जाता है। हर राज्य की विधानसभा का एक विधानसभा अध्यक्ष होता है और इसके पद का उल्लेख कहाँ है, आपके आर्टिकल 178
178 में जो विधानसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख है आर्टिकल 178 में। अब ये क्या है, ये है सदस्यों में से चुना जाता है, सदस्यों में से चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, शपथ इसकी भी कोई नहीं होती, जैसे लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती वैसे इसकी भी कोई शपथ नहीं होती। ये सब सदस्य के तौर पर पहले ही शपथ ले चुके होते हैं। ये हो गया आपका विधानसभा अध्यक्ष जो राज्य विधानसभा का सदस्य ही होता है। इसका भी जो कार्यकाल है, इसका जो कार्यकाल है वो भी सामान्यतः क्या होता है, 5 वर्ष। और अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, देखिए ये भी अपना त्यागपत्र भी देता है, और ये त्यागपत्र किसको देगा, उपाध्यक्ष को। अभी हम उपाध्यक्ष भी बनाएंगे, पहले हम अध्यक्ष ही बना, उपाध्यक्ष को क्या करेगा, त्यागपत्र दे देगा। और उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देने के अलावा जो तीसरा काम इसको हटाने की प्रक्रिया है, इसको हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया क्या है, हटाने की प्रक्रिया सिर्फ इतनी है कि समस्त सदस्यों, जो विधानसभा के सदस्य होंगे, के बहुमत से, समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। और देखिए ये एक संसदीय परंपरा से ही बना दी गई है कि जो अध्यक्ष है वो तो क्या होता है, सत्ता पक्ष का होता है, जो उपाध्यक्ष है वो विपक्ष का होता है। अब अध्यक्ष को हटाने के लिए क्या है, समस्त सदस्यों का बहुमत आवश्यक है। मान लीजिए मैं एक बार फिर से आपको उदाहरण दूंगा कि राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य हैं और 200 सदस्यों में से एक तो कौन हो गया, खुद अध्यक्ष हो गया, यानी वो तो वोटिंग कर ही नहीं सकता है। ठीक है, अब अध्यक्ष अगर वोटिंग नहीं करता है तो बचे कितने सदस्य आपके, 199। अब उनका बहुमत कितना है, उनका बहुमत है 100, और विधानसभा में बहुमत कितना होता है, 101। यानी अगर सत्ता पक्ष के पास 101 विधायक हैं तभी तो वो क्या करेगा, जो सत्ता पक्ष है उसकी सरकार बनी रहेगी। तो अगर 101 सदस्यों का यहाँ पे बहुमत द्वारा ये संकल्प पारित हो जाता है तो सत्ता पक्ष का भी, सरकार भी खंडित हो जाती है, सरकार को भी इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार को भी बर्खास्त किया जा सकता है। तो ये जो संकल्प होते हैं ये कभी भी पारित नहीं होते हैं, अभी तक तो हुए नहीं है, आगे कभी हो जाए तो हम कह नहीं सकते। ये हो गई इसको हटाने की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब बात क्या है कि इसको जो हटाने के लिए है ना एक विधानमंडलीय प्रस्ताव, जो ये प्रस्ताव है ना ये कहां पे आता है, तो ये विधानसभा में आता है। और प्रस्ताव जो है वो किसके तहत आता है, प्रस्ताव अनुच्छेद 181 के तहत। जो प्रस्ताव है ना वो प्रस्ताव कहाँ है, अनुच्छेद 181 में। जो इसका प्रस्ताव है वो तो 181 में है, और विधानसभा जो सदस्य हैं पारित करेंगे, ये इसको हटाने की प्रक्रिया हो गई। तो ये आप देखें एक बार, ठीक है। और जो इसका त्यागपत्र है ये 179 में उल्लेख किया गया है। ये हो गया आपके विधानसभा अध्यक्ष। अब जो उपाध्यक्ष है विधानसभा का, तो उपाध्यक्ष है, तो उपाध्यक्ष क्या करता है, ये भी सदस्यों में से चुना जाएगा, सदस्यों में से। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल है वो भी सामान्यतः 5 वर्ष होता है। त्यागपत्र जो है ये किसको देगा, ये देगा अध्यक्ष को, बस इसकी इतना ही काम है। और अगर ये अध्यक्ष की अनुपस्थिति में क्या है, पीठासीन अधिकारी होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं इसके लिए, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी। देखिए उपाध्यक्ष का उल्लेख भी आपके 178 में ही है, इसका उल्लेख भी कहाँ है, आपके 178 में ही है। पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का उल्लेख 178 में ही है। तो अभी आप देख लीजिए, इसके बाद बात करते हैं इसकी शक्तियों की। अब जो आपका विधानसभा अध्यक्ष है ना, इसकी शक्तियां देख लेते हैं हम। क्या देख लेते हैं, इसकी शक्तियां। और शक्तियां कहाँ लिखी हुई हैं, आपके आर्टिकल 180 में। क्या है इसकी शक्तियां, शक्तियां किसकी, विधानसभा अध्यक्ष की, अनुच्छेद 180 में। अब देखिए जो इसकी शक्तियां है ना ये क्या कर रही हैं, ये कहता है कि मैं जो संसदीय कार्यवाही है, यानी जो विधानमंडलीय कार्यवाही है उसका संचालन, तो ये क्या करेगा, विधानसभा
की कार्यवाही का संचालन करता है। विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। कौन करता है? आपका विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की कार्यवाही का क्या करेगा? संचालन करेगा। दूसरा, राज्य के धन विधेयक को अनुमोदित करेगा, धन विधेयक पर निर्णय लेगा। ये इसका जैसे लोकसभा संघ के धन विधेयक पे लोकसभा का अधिकार होता है, तो ये क्या करेगा? ये यहाँ पे राज्य के धन विधेयक पर निर्णय लेगा। सदन की जो विधानसभा होती है उसकी कार्यवाही का अंतिम व्याख्याकार है। ये क्या है? अंतिम व्याख्याकार। मतलब इसने जो विधानसभा की कार्यवाही की व्याख्या दे दी उसी हिसाब से क्या होगा? कार्यवाही होगी। नेक्स्ट है, सदन के नेता के आग्रह पर, सदन का जो नेता होगा उसके आग्रह पर गुप्त बैठक की विशेष अनुमति देता है। कि क्या करता है? विशेष अनुमति देता है। मतलब अगर सदन का नेता इससे आग्रह करेगा कि ये गुप्त बैठक होनी चाहिए तो उसके लिए क्या करेगा? ये अनुमति देगा। और एक जो आपको बताई थी मैंने, दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की दल बदल के आधार पर योग्यता निर्हरता पर निर्णय किसी सदस्य की दल बदल के आधार पर जो निर्हरता होगी उस पर क्या करेगा? निर्णय लेगा। कौन लेगा? आपका विधानसभा अध्यक्ष। समस्त कार्यवाही जो विधानसभा की होगी उसका संचालन करेगा। उसी कार्यवाही का अंतिम व्याख्याकार होगा। धन विधेयक पर निर्णय लेगा जैसे लोकसभा अध्यक्ष लेता है। सदन के नेता के आग्रह पर एक गुप्त बैठक की विशेष अनुमति देगा और किसी सदन की दल बदल जो सदस्य है उसकी दल बदल के आधार पर जो निर्भरता होगी उस पर क्या करेगा? निर्णय लेगा। तो ये तो क्या हो गई इसकी शक्तियां। अब हम बात करेंगे हमारे विधानसभा के सत्रों की। क्या करेंगे? बात हम विधानसभा के सत्रों की। तो विधानसभा के जो सत्र होते हैं ना वो भी लोकसभा के सत्रों की तरह ही होते हैं। विधानसभा के सत्र, विधानसभा के सत्र। अब जो सत्र होते हैं ये बिल्कुल लोकसभा की तरह होते हैं। इनकी जो कार्यवाही होती है बिल्कुल लोकसभा की तरह होती है। तो यहाँ पे भी कितने सत्र होते हैं? वही 3 सत्र हो गए। कितने हो गए? 3। कौन सा? एक तो आपका ग्रीष्म सत्र जो होता है, बजट सत्र, ठीक है। एक हो गया आपका मानसून सत्र और एक हो गया आपका शीतकालीन सत्र, ठीक है दोस्तों। अब ये आपका वही फरवरी टू मई सेम है, इसका लोकसभा जैसी प्रोसेस है। बाकी ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है कि वो राज्यपाल से कब सत्र आहूत करने के लिए सिफारिश करता है। ये हो गया आपका जुलाई टू सितंबर, कभी भी आ सकते हैं जुलाई से सितंबर के बीच। और ये है आपका नवंबर से दिसंबर, चाहे ये 2-4 दिन का ही हो लेकिन होते जरूर हैं। और दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है, अंतराल हो सकता है, ठीक है दोस्तों। कितना हो सकता है? सिर्फ 6 माह का अंतराल हो सकता है। ये जो विधानसभा है इनके सत्रों का स्थगन जो है, स्थगन कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा, विधानसभा अध्यक्ष। देखिए सत्रों की अगर आपको क्रियाविधि पढ़नी है तो आपको लोकसभा का पूरा वीडियो देखना ही होगा। लोकसभा, क्योंकि पूरी क्रियाविधि में हम देखेंगे कि विधायी प्रक्रिया में विधेयक कैसे लाए जाते हैं, क्या होता है, वो सब चीज मैंने उसमें बता रखी है, ठीक है दोस्तों। स्थगन विधानसभा अध्यक्ष, सत्रावसान गवर्नर द्वारा,
विधानसभा का सत्रावसान कौन करेगा? राज्यपाल। 3 बार बता दिया आपको, राज्यपाल के वीडियो में, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के वीडियो में, और आज विधानसभा के वीडियो में भी वही बात बता रहा हूं। ठीक है, ये कहाँ दिया हुआ है आपका जो सत्रावसान है 174 के तहत राज्यपाल करता है। फिर क्या है इसका कोरम जो है, कोरम या गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10 सदस्य। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो इसकी भाषा है वो भी लोकसभा की तरह क्या है? हिंदी या अंग्रेजी। और विधानसभा अध्यक्ष किसी को भी अपनी लोकल या स्थानीय लैंग्वेज में बात करने की अनुमति दे सकता है। और जो आपके मंत्री एवं महाधिवक्ता साहब जो होते हैं राज्य के, उनके भी क्या होते हैं? विधानसभा से संबंधित अधिकार होते हैं। मंत्री एवं महाधिवक्ता के अधिकार, देखिए अगर मान लीजिए दोनों सदन हैं तो मंत्री और महाधिवक्ता दोनों सदनों में बोल सकते हैं। और किन आर्टिकल के तहत? 177 के तहत दोनों सदनों में क्या इनको बोलने का क्या होता है? अधिकार होता है मंत्री और महाधिवक्ता को। मंत्री तो क्या एक सदन का सदस्य भी होता है, महाधिवक्ता किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, सिर्फ बोलने का अधिकार होता है, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। तो ये हो गए आपके विधानसभा के सत्र। आप देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अब बात कर लेते हैं हम इसकी विधायी प्रक्रिया की। मतलब जो विधायी प्रक्रिया है उसमें 3, देखिए मैंने आपसे कह दिया लोकसभा इजीली पढ़िए, और उसके बाद ये मान लीजिए आप जो लोकसभा में कार्यवाही है बिल्कुल समान डिट्टो किस में होती है? विधानसभा में कार्यवाही। अब यहाँ पे हम सिर्फ इतना देखेंगे कि इसकी विधायी प्रक्रिया में कितने तरह के विधेयक हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो संविधान संशोधन कभी भी राज्य विधानसभाएं नहीं करती। तो ये जो विधायी प्रक्रिया है इसमें कितने तरह के विधेयक आ गए? 2 तरह के विधेयक। पहला विधेयक तो कौन सा है? साधारण विधेयक। और एक क्या है आपका? वित्त या धन विधेयक। ठीक है दोस्तों, ये इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत होगी ये, केवल विधानसभा में प्रस्तुत। विधान परिषद को इस पर सिर्फ 14 दिन का अधिकार है। विधान परिषद 14 दिन में निर्णय ले। कितने दिन में निर्णय ले? सिर्फ 14 दिन में विधान परिषद। और जो साधारण विधेयक है इस पे वही प्रक्रिया, प्रथम पाठन, ठीक है, द्वितीय पाठन, प्रथम पाठन, फिर द्वितीय पाठन, फिर तृतीय पाठन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ये तृतीय पाठन के बाद आपके सदन द्वारा पारित होगा, और पारित होने के बाद राज्यपाल द्वारा स्वीकृति। लेकिन धन विधेयक जो होता है इस पर इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती, इस पर केवल विधानसभा ही निर्णय ले लेती है, धन विधेयक पारित हो जाता है, राज्यपाल इसको स्वीकृति नहीं देता है, क्योंकि वो पहले से ही राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही सदन में क्या होता है? प्रस्तुत होता है। अब हम देख लेते हैं सदन के सदस्यों के विशेष अधिकार। सदन के सदस्यों के विशेष अधिकार, और सदन के सदस्य जो है ना उनके देखिए कुछ विशेष अधिकार क्या हैं, तो ये देख लेते हैं हम। सदस्यों के विशेषाधिकार। अब जो सदस्य है ना दोस्तों, उनके विशेषाधिकार क्या हैं? तो पहला तो क्या है कि सदन चलने से 40 दिन पूर्व, यानी अगर सदन आज चल रहा है तो आज से 40 दिन पहले से, सदन चलने से 40 दिन पूर्व, तथा सदन का सत्र, सदन का, यहां पे भी सदन का सत्र ही है, यहां से लिख देता हूं मैं इसको, सदन का सत्र, और तथा सदन का सत्रावसान होने के 40 दिन बाद
तक भी क्या नहीं हो सकते आप, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और गिरफ्तार नहीं किया जाएगा सिर्फ किसमें, दीवानी मामलों में, दीवानी मामलों में। अब जो फौजदारी मामले होंगे उनमें क्या होगा, उनमें आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन यहां पे देख लीजिए फौजदारी मामलों में जो आपके फौजदारी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें विधानसभा अध्यक्ष की, गिरफ्तारी से पूर्व की बात है, विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही गिरफ्तारी क्या है, संभव है। विधानसभा गिरफ्तारी संभव, ठीक है। एक क्या होता है इनको, राज्य विधानसभा सभा में बोलने तथा संबंधित तथा समिति में बोलने या मत देने की स्वतंत्रता, विचार या मत देने की स्वतंत्रता। देखिए राज्य विधानसभा में भी क्या होती है, कुछ विधानसभा समितियां होती हैं, उन समितियों में विधानसभा के सदस्य क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, और उनमें वो क्या कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, अपना विचार भी रख सकते हैं और साथ में अपना मत भी दे सकते हैं। इनके लिए भी वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ये किसी भी प्रकार की न्यायिक जांच से परे होता है। तो ये तो बात हो गई इनकी। एक और इनके पास विशेष अधिकार है, लेकिन ऊपर ही लिखना पड़ेगा वो। इनका एक जो विशेष अधिकार है ना कि ये किसी भी प्रकार की न्यायिक गवाही में सम्मिलित होने से क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं जब सदन का सत्र चल रहा है। न्यायिक सेवाओं से क्या है, ये मुक्त होते हैं, न्यायिक सेवा से मुक्त। अब न्यायिक सेवा से मुक्त कैसे होते हैं कि जब सदन चल रहा हो, जब सदन का सत्र चल रहा हो तो वे साक्ष्य देने, तो वे साक्ष्य यानी सबूत देने या गवाही देने, किसी के खिलाफ या खुद के समर्थन में गवाही देने के लिए या बतौर गवाह उपस्थित होने, बतौर गवाह उपस्थित होने से इनकार कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं। जब सत्र चल रहा है, अगर मान लीजिए किसी भी न्यायालय ने कहा कि आप सबूत के तौर पर पेश होइए, गवाह के तौर पे पेश होइए, तो क्या कर सकते, ये लोग मना कर सकते हैं। आराम से देखिए आप इसको। दोस्तों राज्य विधानसभा के बारे में इतनी ही बातें थी, हमने सभी बातें की। अब आप इसके साथ साथ भारत की जो लोकसभा है उसको भी आप बिल्कुल साथ पढ़िए। देखिए लोकसभा और विधानसभा क्या है, दोनों की कार्यविधि समान होती है। इनको साथ पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, इनकी दोनों की एक साथ नॉलेज मिलेगी और दोनों की हम तुलना भी कर पाएंगे, लोकसभा और विधानसभा की। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल CMI पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पर लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट भी करिए। आप अपने घर रहिए, कोरोना से बचे रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर ही पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।